समाज के ऊपर आपत्ति आई है, अगर उसको भूल जाएगा तो समाज अविवेकी हो जाएगा, स्वाभिमानहीन हो जाएगा, संवेदनशीलता उन्होंने हरा देना है। इसीलिए 90 से 2005 तक जो शासन प्रणाली चाहा, भारत की सामाजिक विज्ञान ने उसको जंगल राज के नाम दिया है। हमारा राजनीतिक दायित्व है जनता को, विशेष करके नई पीढ़ी के लोगों को उस कालखंड के बारे में याद दिलाना। इतिहास ही भविष्य की दर्पण बनता है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप कह रहे हैं कि लोगों को डराने का काम इस चुनाव में आरजेडी कर रही है और ऐसे एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ऐसे कितने एफआईआर हैं? ये आपका आरोप बेस्ड ऑन कितने केसेस है? ना आरोप नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ नाविका जी। मैं आप ही की कम्युनिकेशन चैनल्स में जो चीज देख रहा हूँ, गोपालगंज में घटना हुई, दलितों के ऊपर अत्याचार हुई, लालगंज पे अत्याचार हुई, कल हमारी प्रत्याशी जमुई में, हमारे विधानसभा जो प्रत्याशी है उसके कार्यालय के सामने कल वहां तेजस्वी यादव गए थे, बिना अनुमति के उनके कार्यालय के सामने हुल्लड़ मचाया गया, उद्यम मचाया गया, अभद्रामी किया गया। ये सारे काल की घटना में बताता हूँ। रोज आए बिहार के अखबारों में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में यही दिख रहा है, कैसे वीडियो घूम रहा है कि भाई चुपचाप लंठन में वोट दो, नहीं तो आपको बड़े गंदे शब्द में आपको कह के उनको गाली दिया जा रहा है। ये प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ घूम रहा है। उन्होंने अपना चुनावी प्रचार के गाना कैसे बनाए, गोली मार देंगे, हमारे सामने बंदूक रहेगा, ऐसे हम चलेंगे, भैया ऐसे आएगा। ये एक मानसिकता ही प्रमाणित करते सारे में जो कानूनी कार्रवाई समाज को करना चाहिए, अधिकारियों करना कर भी रहे हैं। ये तो मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, तो मैं प्रमाण के साथ जो आप ही दिखा रहे उसको मैं रिप्रोडक्ट कर रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी, 65% की वोटिंग हुई है पहले राउंड में। आपको लगता है कि ये 65% जो पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़कर इस बार देखने को मिली है, इसका किसकी तरफ अंदेशा है कि लोग एंटी इनकम्बेंसी है इसीलिए ज्यादा नंबर में बाहर आए हैं, या फिर वोट चोरी है, या कुछ ऐसा सांठगांठ है जो कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने लोगों से वोट करवाया है? आपके हिसाब से ये नंबर क्या दर्शाता है? देखिए, वोट चोरी की नशा विपक्ष को, विशेष करके राहुल गांधी जी ने खूब कर लिया है, इसलिए उनको हर एक चीजों में वोट चोरी दिखता है। जो लोग वोट चोरी की बहाना करते थे, भारत के अंदर बहिरागतों को, बांग्लादेशियों को रहने की हिमायतगार करते थे, उनको ये उत्तर हुआ जब वोटर लिस्ट परिमार्जित हुआ, स्वच्छ हुआ। उसमें आज एसआईआर के उपरांत पहला चुनाव है जब जाली वोट कट गया, वोट का परसेंटेज बढ़ गया। एक दूसरा, ये बात सही है, ये वोट एंटी इनकम्बेंसी का है या प्रो इनकम्बेंसी का है। बिहार में जो स्थिति है ग्राउंड में और बिहार में पिछले 20 साल की जो इतिहास है, क्या उसके पहले का भी इतिहास है, बिहार प्रो इनकम्बेंट गवर्नमेंट को भी अधिक मतों के साथ जिताया है। 2005 में जितना वोट हुए थे, 2010 में उससे ज्यादा हुए, 10 से 15 से ज्यादा हुए, 15 से 20 में ज्यादा हुए, 20 से और ज्यादा हुआ है। एसआईआर के कारण ज्यादा हुआ है और जागरूकता का भी बढ़ी है। लोगों के मन में बिहार को एक नई ऊंचाई तक भरोसा आ गया है, डबल इंजन सरकार के प्रति भरोसा आ गया है, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी वोट है, उसमें से महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ कर है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सवाल ये भी है कि इस बार जो चुनाव 11 तारीख को होंगे, सीमांचल के अधिकतर एरियाज में होंगे। आप मानते हैं कि घुसपैठिए का जो इशू है, जिस पर कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलीज में बात कही, अब ये इशू सॉल्व हो चुका है? एसआईआर के बाद एक भी घुसपैठिया अब वोट नहीं देगा? देखो, ऐसा ही तो हमारा अनुमान है। जो लोगों के नाम कट गया, ऐसे जो हल्ला करते हैं, अगर उनके पास प्रमाण था, अगर 2003 के पहले उनकी वोटर लिस्ट में नाम था तो आके दिखाते, कोई ना कोई प्रमाण पत्र दिखाते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाण पत्र की कैनवस को बड़ा भी किया था, किसी ने दिखा नहीं पाया, इसलिए जो लोग भारत के नहीं है वोटर लिस्ट में नाम उनका कट गया। बाकी ये मुद्दा तो है ही ना, ये सिर्फ वोट का मुद्दा नहीं है। क्या भारत की संसाधनों के ऊपर अधिकार किसकी है, भारतीयों की है या रोहिंग्या की है?
ये मूल एक वितर्क आज बिहार के चुनाव के दौरान हम कर रहे हैं, बिहार भर हम कर रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने वोट चोरी की बहाना बनाया था, जो बांग्लादेशियों को मदद करने के लिए प्रत्यक्ष कोशिश किए थे, उनको देश के सामने अभी माफी मांगना चाहिए जिस प्रकार की वोटिंग हो रही है। आपको लगता है कि जो बार बार आप मुद्दा उठाते हैं कि एक तरफ जंगल राज सरकार है, करप्शन वाली सरकार है, आप लालू के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ तमाम जो आरोप हैं उनकी बात करते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं एनडीए अपना रिकॉर्ड कैसे बताती है? आपके पास भी तो अजीत पवार है। बिहार में आप कह रहे हैं करप्शन फ्री सरकार चाहिए, तो महाराष्ट्र भी तो देख लीजिए। देखिए, मैं आज बिहार के बारे में उल्लेख करना उचित मानता हूं। बिहार में हमारा रिकॉर्ड स्पष्ट है। जो लोग हमारे सामने प्रतिद्वंदिता करते हैं, सभी की लोगों की किसी ना किसी केस में, विशेष करके भ्रष्टाचार वाले केस में वो लोग पूरा कानूनी आरोप लगाने का कारण विषय नहीं है। कानूनी प्रक्रिया से उनको दोषी ठहराया गया है, चार्जशीटेड हो चुके हैं, केस चल रहा है, कुछों में कन्विक्शन हुई है, कुछों में कन्विक्शन होना बाकी है, औपचारिकता है। ये सभी के लोग, पूरा ये उनकी समूह काटघरे में भी खड़ा है। ये एक प्रमुख विषय है बिहार के अंदर। लेकिन महाराष्ट्र में अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे एक जमीन 1800 करोड़ की जमीन जो है वो 300 करोड़ में ले लेते हैं, तो भी तो सवाल उठेंगे ना। ये वही एनडीए है। एनडीए बिहार में अलग और महाराष्ट्र में अलग तो नहीं है। अलग नहीं है। मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री दोनों की बयान देखा है। दोनों ने कहा है कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून में जो आएगा किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी की स्टेटमेंट को देख रहा था कल, वो बहुत फर्म एंड क्लियर है उस विषय में। किसी भी दोषी को हम प्रश्रय नहीं देंगे, कोई भी गड़बड़ी को हम प्रश्रय नहीं देंगे, कोई भी व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्रभारी हैं बिहार चुनाव के। कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस पूरे गठबंधन में समन्वय बनाने के लिए? हम जानते हैं कि पिछली बार चिराग पासवान जेडीयू के बीच में डिफरेंसेस थे, इस बार उन्हें 29 सीटें दी गई। जेडीयू और बीजेपी की इक्वल सीटें हैं, पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। आपके लिए कितनी मुश्किल की घड़ी थी सबके बीच में समन्वय बनाने के लिए? देखो, कोई मुश्किल नहीं, बल्कि समन्वय एक मेहनत होती है। पिछले लगभग 29 सालों से बिहार में एनडीए की काम चल रहा है। 1996 में 1996 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए बनी। 2005 में से पिछले 20 साल में हम एनडीए की शासन चला रहे हैं बिहार में। 2014 में माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारी एनडीए के हिस्सा बने। ये सभी समूहों को इकट्ठा करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एकजुट कर पाए। दोनों बहुत बड़े नेता हैं, बहुत उच्च कोटि के नेता हैं। उनकी दृष्टि, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी गरीबों के प्रति समर्पण भाव पूरा न केवल एनडीए की घटक दलों को, समूचा बिहार एक सामाजिक समझौता किया है, सोशल कोalition बनी है। एनडीए बिहार में एक पॉलिटिकल कोalition नहीं है। समाज के आग्रह से ये सब नेता इकट्ठा हुए हैं, वो एक कारगर साबित हो रहा है। मैं ये भी फिर पूछूंगी आपसे कि नीतीश कुमार जी बनेंगे या नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, इस पर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। स्पेकुलेशन बहुत है। पिछली बार आपका 70% स्ट्राइक रेट था, जेडीयू का 50% से कम था, उनकी कम सीटें थी, आपने फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इस बार विपक्ष भी यही मुद्दा उठाता है और तमाम लोग भी यही पूछ रहे हैं क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री और उनकी हेल्थ क्या अलाउ करती है? देखिए, दो हिस्सा है। मैं पहला विषय पहले कह दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी दल की सर्वोच्च नेता है। उन्होंने समस्तीपुर की सभा में शुरू किया और कल सीतामढ़ी की सभा में उसको दोहराया। इस बीच में अनेक सभा में आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्व
एनडीए की तमाम नेतृत्व एक ही विषय में एकमत है कि हम बिहार में नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे वहां कोई वैकेंसी नहीं है। जिनके वहां वैकेंसी है, जिनके वहां झगड़े हैं, जिनके वहां शंका है, उनके वहां ये प्रश्न है। मेरे वहां प्रश्न ही नहीं है, तो इसको उत्तर अपने आप में समाज के सामने है, आपके सामने है। बाकी रहा नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में, मैं आपको एक पर्सनल अनुरोध करूंगा नेविका जी। घर में हम सभी की जिंदगी में एक विषय का सत्यता है कि हमारी घर के बुजुर्गों को हम ऐसे ही गणना नहीं करते हैं। राजनीति में जो हमारा मुखिया वो हमारे घर के बुजुर्ग है। और बाकी रहा नीतीश कुमार जी की सक्रियता के बारे में, मैं पिछले 2 महीने से बिहार की राजनीतिक कामों में अत्यंत सघनता के साथ जुड़ा हूं। मैं अनेकों बार माननीय नीतीश कुमार जी के साथ चर्चा किया, उनके साथ सरकारी कामों के बारे में कुछ सुझाव आदान। 19 सरकारी सेंट्रल स्कूल हम पहली बार खोले, विक्रमशिला में हमने यूनिवर्सिटी दिया। इस संबंध में मैंने नीतीश कुमार जी से बातचीत किया, मैं राजनीतिक प्रसंगों पर बातचीत किया, मैं अलायंस के बारे में चर्चा किया, उनके साथ प्रसंग के बारे में चर्चा किया, संकल्प पत्र की भविष्य की घोषणाओं के बारे में चर्चा किया, प्रचार की रणनीति के बारे में चर्चा किया, मुद्दों के बारे में चर्चा किया। और वो नीतीश कुमार जी आज 250 किलोमीटर 7-8 सभा प्रतिदिन रोड हेलीकॉप्टर में मिला के काम कर रहे हैं। फिर उनके स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न उठाना, शायद जो प्रकृति कुछ नियम है होगा हो, लेकिन उनके उसको राजनीतिक प्रसंग बनाना मेरे ख्याल से हमें उनको अनादर करना जैसे विषय होगा। हम सब अपने बुजुर्गों का आदर करते हैं, लेकिन बुजुर्ग कब तक ऑफिस में रहने चाहिए, ये सवाल जायज है। मैं नहीं समझती कि ये इस सवाल पर कोई दिक्कत है। बुजुर्गों की आदर और रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इज ही फिट इनफ टू बी अ चीफ मिनिस्टर इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन, मिस्टर प्रधान। He is 100% fit and healthy to run this great state. पूरा वो सक्रिय है, सक्षम है इस राज्य को लोग इस बार चुनाव में नीतीश कुमार जी की प्रति कृतज्ञता भाव उन राज्यों की जनता की पूरा दीवारों में स्पष्ट दिखने को मिल रहा है। नीतीश जी एक लोकप्रिय जनता है, वो इसलिए है कि वो चलाने के लिए सक्षम